हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ कैट जी। बच्चों, आज हम लोग हेलो एरीन में पढ़ने जा रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के मैकेनिज्म। ठीक है, तो हेलो एरीन्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है दो मैकेनिज्म से, SN2AR और बेंजाइन। तो आज हम लोग इन मैकेनिज्म्स को डिटेल में पढ़ा जाएगा। देखा जाए, अगर आप क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन कराना चाहते हैं NaOH के साथ ताकि ये क्लोरीन हट के यहाँ पे आपको OH दिख जाए, लग जाए, तो ये क्लोरीन को अगर हटा के आपको OH को लगाना है, इसका मतलब एक न्यूक्लियोफाइल Cl- को हटा के दूसरे न्यूक्लियोफाइल OH- को आपको लगाना है। तो क्या ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है? अब देखिए, हमने बात की थी कि हेलो एरीन्स जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के प्रति बहुत रिएक्टिव नहीं होते। उसकी वजहें भी हमने पढ़ी थी। पहला, यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड है, बैक साइड से अटैक SN2 के लिए पॉसिबल नहीं है। PH+ जो बनने वाला कार्बोकैटायन होगा SN1 में वो अनस्टेबल है। ठीक है, तो ये सारी वजहें हमने पढ़ी थी कि NaOH या किसी भी न्यूक्लियोफाइल के साथ ये हेलो एरीन क्यों नहीं रिएक्ट करना चाहता। लेकिन उसके बावजूद अगर आप उसका रिएक्शन करा ही दो, लेट्स से 350 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 300 ATM पे, ठीक है, तो आपको दिखेगा क्लोरीन हट के OH लग गया। इसको ऐसा समझा जाए कि आपका मन बिल्कुल नहीं था साइंस लेने का। ठीक है, आपका इंटरेस्ट म्यूजिक में है, ठीक है, डांस में है, लेकिन फिर आपके माँ बाप आए, दे पुट यू अंडर एक्सट्रीम प्रेशर 300 ATM और जबरदस्त हीटिंग भी की गई है 350 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसके बाद आप तैयार हो गए कि हाँ मैं तो IIT JEE क्वालिफाई करूंगा, नीट क्वालिफाई करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो इसका जरा भी मन नहीं है रिएक्शन करने का, बट अंडर एक्सट्रीम प्रेशर एंड हीट फाइनली ये तैयार हो गया कि मैं, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दूंगा। अगर मैं इसी हेलो एरीन पे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नाइट्रो लगा दूं ऑर्थो पोजीशन पे, तो आपको दिखाई देगा ये अब NaOH के साथ रिएक्ट करने को तैयार है अंडर लेस एक्सट्रीम कंडीशंस। पहले आपको 350 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए था, अब ये रिएक्शन 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही हो जाएगा। अगर आपने नाइट्रो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पैरा पोजीशन पे लगाया है तो भी आपको दिखाई देगा कि पहले के मुकाबले लेस एक्सट्रीम कंडीशंस पे रिएक्शन हो जाएगा। पहले 350 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता था, अभी 170 पे हो गया। अगर आपने ऑर्थो और पैरा दोनों जगह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नाइट्रो को लगा दिया, फिर क्या होगा? तो अब और आसानी से रिएक्शन होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही ये रिएक्शन हो जाएगा। बेसिकली एक न्यूक्लियोफाइल क्लोरीन हट के दूसरा न्यूक्लियोफाइल OH लग जाएगा। और अगर आप लिए दोनों ऑर्थो और एक जो पैरा पोजीशन है, तीनों पे नाइट्रो लगा दिया, अब ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे ही हो जाएगा। ठीक है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे कि रिएक्शन अब पहले से कम एक्सट्रीम कंडीशंस में हो जाएगा अगर आपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नाइट्रो को लगा दिया ऑर्थो, पैरा या दोनों पे। ठीक है, तो समझा जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि इस रिएक्शन का मैकेनिज्म है SN2AR। पहले समझ लिया जाए ये SN2AR का मतलब क्या है। S स्टैंड्स फॉर सब्स्टिट्यूशन, N स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियोफिलिक, 2 का मतलब है ये बाईमोलिक्यूलर है। बाईमोलिक्यूलर क्या है? इसका मतलब RDS का मॉलिक्यूलरिटी 2 है। ठीक है, तो RDS का मॉलिक्यूलरिटी क्या है? 2 है, यानी RDS में आपको 2 स्पीशीज दिखाई देंगी। AR का मतलब है ये एरोमेटिक सिस्टम में हो रहा है। ठीक है, तो हम इसको पढ़ेंगे एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाईमोलिक्यूलर। एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाईमोलिक्यूलर।
ठीक है। इसी रिएक्शन को एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्यों एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं? क्योंकि आपको दिखाई देगा कि ये रिएक्शन 2 स्टेप का है। पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा और दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल या उसी को आप लिविंग ग्रुप कहें वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ और दूसरे स्टेप में लिविंग ग्रुप बाहर निकला। पहले एडिशन फिर एलिमिनेशन। ठीक है, समझा जाए इन रिएक्शंस में हो क्या रहा था। आप देखिए, जब आप नाइट्रो जैसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो या पैरा पे लगाते हैं तो उस कंडीशन में होता क्या है कि जो आपका एरोमेटिक रिंग है वो इलेक्ट्रॉन पुअर हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन पुअर एरोमेटिक रिंग कंटेनिंग ए लिविंग ग्रुप कौन था? क्लोरीन। ठीक है, अंडरगो सब्स्टिट्यूशन बाय ए न्यूक्लियोफाइल। तो कौन सा न्यूक्लियोफाइल है? OH-। तो कह क्या रहे हैं हम कि जब आपने ऑर्थो पैरा पे नाइट्रो लगा के एक इलेक्ट्रॉन पुअर एरोमेटिक रिंग जिसपे कि क्लोरीन लिविंग ग्रुप लगा हुआ है उसका रिएक्शन कराया न्यूक्लियोफाइल OH- के साथ, तो आपको एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन देखने को मिलेगा। क्योंकि एरोमेटिक रिंग इलेक्ट्रॉन पुअर है इसीलिए न्यूक्लियोफाइल आ पहले जाएगा और लिविंग ग्रुप निकलेगा बाद में। ठीक है, आइए और डिटेल में हम लोग इस मैकेनिज्म को समझा जाए। तो इट इज अ 2 स्टेप रिएक्शन, 2 स्टेप का रिएक्शन है, यानी यहां 2 ट्रांजिशन स्टेट और 1 इंटरमीडिएट बनेगा। यहां पे स्टेप 1 इज RDS। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल का ऐड होना ही RDS होता है एंड दिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ माइजनहाइमर सिग्मा कॉम्प्लेक्स। हमने बात की कि यहां 1 इंटरमीडिएट बनेगा और उस इंटरमीडिएट का नाम है माइजनहाइमर सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब इस SN2AR को आप कंपेयर कर सकते हैं Se2AR के साथ। यहां न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर रहा है और Se2AR जो आपने बेंजीन का कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन पढ़ा था वहां एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रोफ्यूज जो कि H+ होता था मोस्ट ऑफ द केसेस में उसको रिप्लेस करता था। ठीक है, वो भी 2 स्टेप का रिएक्शन था। वहां भी इंटरमीडिएट जो बनता था वो सिग्मा कॉम्प्लेक्स ही था। अंतर क्या है कि उसका नाम था वीलैंड सिग्मा कॉम्प्लेक्स और इसका नाम क्या है? माइजनहाइमर सिग्मा कॉम्प्लेक्स। Se2AR में कार्बोकैटायनिक इंटरमीडिएट था, यहां कार्ब एनायनिक इंटरमीडिएट होगा। ठीक है, तो कार्बोकैटायनिक इंटरमीडिएट बना था एरिनियम आयन Se2AR में, उसका नाम था वीलैंड इंटरमीडिएट। यहां कार्ब एनायनिक इंटरमीडिएट बनेगा और उसका नाम होगा माइजनहाइमर इंटरमीडिएट। ठीक है, आगे चला जाए, अगली बात की जाए। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट ऑर्थो और पैरा पोजीशन इंक्रीजेस द रिएक्टिविटी। ठीक है, तो हमने पिछले पेज पे रिएक्शन का जो है कंडीशन देख के ये बात पता कर ली थी कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे कि नाइट्रो हो तो आपका रिएक्शन लेस विगरस कंडीशन में होगा, या हम लोग इसी बात को कहें कि रिएक्टिविटी ज्यादा होगा। क्यों हो रहा है ऐसा, ये बात समझा जाए। तो हमने समझा कि ये रिएक्शन 2 स्टेप में होगा। पहला स्टेप होगा अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड एडिशन ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। तो देखिए, ये आपका क्लोरोबेंजीन सबस्ट्रेट है जिसपे पैरा पोजीशन पे मैंने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नाइट्रो को लगा रखा है। ठीक है, अब यहां क्या होगा, सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा क्योंकि पहला स्टेप क्या है? एडिशन। ये न्यूक्लियोफाइल का जरा भी मन नहीं है कि ये इस पोजीशन पे अटैक करे। ठीक है, लेकिन ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नाइट्रो के चलते ऐसा हो रहा है कि ये एरोमेटिक रिंग इलेक्ट्रॉन पुअर हो गया, इसके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी कुछ कम हुई ताकि ये OH- अब अटैक कर पा रहा है। ये OH- अटैक करेगा उस कार्बन पे जहां ये क्लोरीन लगा हुआ है और ये पाई बॉन्ड मैंने तोड़ दिया। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ आप प्लस लिख लीजिए, यहाँ माइनस लिख लीजिए और ये माइनस प्लस उठा के जोड़ दीजिए। ठीक है, तो अब आपको दिखेगा कि ये निगेटिव चार्ज यहाँ आ गया
ठीक है, और ये OH जुड़ गया, तो ये OH जुड़ गया है और यहाँ पे निगेटिव चार्ज है। अब देखिए ये निगेटिव चार्ज माइजनहाइमर इंटरमीडिएट में क्या ये रेजोनेंस से डीलोकलाइज हो सकता है? ये डीलोकलाइज होगा ऐसे, ठीक है, यहां पे निगेटिव चला जाएगा। अब ये निगेटिव इस नाइट्रो पे जा सकता है, या हम दूसरे शब्दों में कहें तो नाइट्रो ग्रुप अपना -m इफेक्ट एक्सर्ट कर पाया और इस माइजनहाइमर इंटरमीडिएट को स्टेबलाइज कर पाया, ठीक है। तो यहां निगेटिव गया तो वो नाइट्रो पे चला जाएगा। आप चाहें तो इसको आगे भी ले जा सकते हैं, इसको इस साइड, इस बॉन्ड को इधर तोड़ लें, ये वाला। तो यहां आपको दिखाई देगा ये 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो वो जिसमें निगेटिव चार्ज इस ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे घूम रहा है, और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो जिसमें निगेटिव चार्ज यहां ऑक्सीजन पे आ गया, ठीक है। तो बेसिकली नाइट्रो ग्रुप ने निगेटिव चार्ज को अपने ऊपर ले लिया। नाइट्रो ग्रुप ने अपना -m इफेक्ट एक्सर्ट करके इस माइजनहाइमर इंटरमीडिएट को स्टेबलाइज कर दिया, ठीक है। ये जो इंटरमीडिएट यहां बना है वो कार्ब एनायनिक इंटरमीडिएट है, इसका नाम ही माइजनहाइमर, ठीक है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स है। आगे चला जाए, देखा जाए हमने क्या सीखा। हमने सीखा कि कार्ब एनायन इंटरमीडिएट, जिसको हम लोग माइजनहाइमर इंटरमीडिएट या सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी कहेंगे, इज स्टेबलाइज्ड बाय द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। हमने यहां देखा था नाइट्रो को लगा के, ठीक है, विच इज प्रेजेंट एट ऑर्थो और पैरा पोजीशन, ठीक है। हमने यहां पैरा पोजीशन पे लगा के आपको दिखाया है, ठीक है। फ्रॉम वेयर इट कैन एक्सर्ट -m इफेक्ट एंड स्टेबलाइज द माइजनहाइमर इंटरमीडिएट। अगला बात किया जाए कि अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को मेटा पोजीशन पे लगा दिया, अगर आपने मेटा पे लगा दिया तो उस केस में जो भी आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, लेट्स से नाइट्रो, वो अपना -m एक्सर्ट नहीं कर पाएगा, माइजनहाइमर इंटरमीडिएट को स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें रेट की, तो ये जो पहला स्टेप था यही RDS है, ठीक है, यही स्लो स्टेप है। और इस RDS में कौन कौन अपीयर हो रहा है? एक ये न्यूक्लियोफाइल OH- और ये आपका सबस्ट्रेट, ठीक है, ARX। तो कौन कौन दिखेगा? ARX, ये ARX एरिल हैलाइड जो है, इसमें जरूर ऑर्थो या पैरा पे नाइट्रो या CN या कोई और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा, ठीक है। तो रेट इज K टाइम्स ARX, ठीक है, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH-। आपको दिखाई देगा इसका भी पावर 1, इसका भी पावर 1, सो ऑर्डर विल बी 2, ठीक है। तो इसका RDS का मॉलिक्यूलरिटी भी 2 और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 2। अगला पॉइंट कहा जाए, रिएक्टिविटी इज प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ माइजनहाइमर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सो रेट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, ठीक है, जो अपना -m इफेक्ट लगा पाए, ठीक है, एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। अगर आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मेटा पे लगाएंगे तो वो अपना -m नहीं एक्सर्ट कर पाएगा, माइजनहाइमर को स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा, रेट में कोई खास फर्क आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर वो ऑर्थो या पैरा पे लगा है आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जैसे कि नाइट्रो, तो वो अपना -m एक्सर्ट कर पाएगा, माइजनहाइमर कॉम्प्लेक्स को स्टेबलाइज करेगा, रेट को बढ़ा देगा या रिएक्टिविटी को बढ़ा देगा। अगला बात किया जाए स्टेप 2 का। स्टेप 2 एक फास्ट स्टेप है, ठीक है। इस फास्ट स्टेप में क्या होगा, बेसिकली इस माइजनहाइमर इंटरमीडिएट से आपका लिविंग ग्रुप क्लोरीन, ठीक है, Cl- की तरह बाहर निकल जाएगा। तो क्या हो रहा है, सोचिए ये आपके पास माइजनहाइमर इंटरमीडिएट है, ठीक है, आप उसका रेजोनेंस हाइब्रिड भी देख सकते हैं, ठीक है, या एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर ये वाला भी देख सकते हैं। ये निगेटिव चार्ज मूव किया यहाँ पे और ये क्लोरीन विथ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, बाहर निकल गया, Cl- की तरह बाहर निकल गया, ठीक है, और आपको फिनॉल मिल गया यहाँ पे प्रोडक्ट। देखिए यहाँ X- एक्सपल्शन टू रिस्टोर एरोमेटिसिटी, ठीक है, तो वापस से ये कंपाउंड बेंजीन बन गया, एरोमेटिक हो गया।
ये जो स्टेप है ये एक फास्ट स्टेप है, ठीक बात है। एक छोटा सा क्वेश्चन देख लिया जाए। एक्सप्लेन रिएक्टिविटी ऑर्डर। क्यों रिएक्टिविटी ऑर्डर एरिल फ्लोराइड का एरिल क्लोराइड, एरिल ब्रोमाइड और एरिल आयोडाइड से ज्यादा है? सबसे ज्यादा एरिल फ्लोराइड का क्यों है? आप देखेंगे कि ये ऑर्डर जो है SN2AR का रिएक्टिविटी का ऑर्डर, ये अपोजिट है, ठीक है, जो आपको SN1 या SN2 में दिखता है, ठीक है। तो SN1 या SN2 में आपको क्या दिखता है कि आपको बढ़िया लीविंग ग्रुप चाहिए, लेकिन यहां पे तो लीविंग ग्रुप का बाहर निकलना, ठीक है, ये सेकेंड फास्ट स्टेप में हो रहा है, ठीक है। यानी आपको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपका लीविंग ग्रुप बढ़िया है या नहीं है, ठीक है। आपको फर्क इस बात से पड़ेगा कि RDS कितना जल्दी हो पाए। और RDS में देखिए क्या हो रहा है, RDS में इस न्यूक्लियोफाइल को यहां पे अटैक करना है। ये न्यूक्लियोफाइल है, यानी ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा। आपको समझना है इस कार्बन पे कितना ज्यादा से ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव आ पाए ताकि आपका न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक कर दे। और अगर आपको ये बात समझना है तो आपको जानना होगा कौन सा हैलोजन, ठीक है, वो सबसे स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट लगा पाएगा। स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट लगाए, यहां पे डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट करके दिखाए, ठीक है, ताकि आपका न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक कर दे। और न्यूक्लियोफाइल का अटैक, यही तो स्टेप 1 RDS है। न्यूक्लियोफाइल का एडिशन जो है यही RDS है। लीविंग ग्रुप का बाहर निकलना, X- का बाहर निकलना, ये तो सेकेंड फास्ट स्टेप है, इसकी चिंता नहीं करनी है आपको। ये पॉइंट समझ में आया? तो हम लोग समझा जाए कि क्यों एरिल फ्लोराइड का रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है। आंसर इज ब्रेकिंग ऑफ रिंग हैलोजन बॉन्ड इज सेकेंड फास्ट स्टेप। आप इस बात की बिल्कुल चिंता मत करिए कि लिविंग ग्रुप बढ़िया है या नहीं है, ठीक है। F- हैज स्ट्रॉन्गर माइनस आई इफेक्ट, सो इट हेल्प्स इन द फर्स्ट स्लो स्टेप। तो जो आपका RDS है उसमें फ्लोरीन मदद करेगा, उसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है, वो बढ़िया इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्रिएट कर पाएगा, ठीक है। अगला बात समझा जाए कि ये रिएक्शन इप्सो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देता है। इप्सो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? देखिए, ये जो OH- आया, ये वहीं पे लगा जहां ये क्लोरीन लगा हुआ था। तो जहां से ये क्लोरीन निकला है वहीं अगर OH जाके लगा तो इसको हम लोग कहेंगे इप्सो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, ठीक है। क्या ऐसा भी हो सकता था कि जहां से क्लोरीन निकला है उसको छोड़ के अगल बगल के कार्बन पे OH- लग जाता? जवाब है हाँ, ऐसा भी हो सकता है। उनका अलग नाम है, वो थोड़ी देर बाद हम लोग बात किया जाएगा, ठीक है। तो हम लोग समझे कि यहां SN2AR में यू विल गेट ओनली इप्सो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। अगला बात रिएक्टिविटी का, ठीक है। SN2AR रिएक्शन एक स्लो रिएक्शन है। अदर रिएक्शंस के मुकाबले ये रिएक्शन स्लो है। क्यों ऐसा? क्योंकि यहां जो आपका इंटरमीडिएट बनता है वो नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। अगर मैं बात करूं, कंपेयर करूं रिएक्टिविटी SN2AR की, ठीक है, विथ NGP, तो NGP का रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है। नेबरिंग ग्रुप अगर पार्टिसिपेट करेगा तो रिएक्टिविटी बढ़ा देगा। उसके बाद SN1 या SN2, ठीक है। SN1 SN2 भी तेज होता है रिएक्शन, SN2AR धीरे होता है ये रिएक्शन, ठीक है। तो अगर कभी भी आपके पास ऐसा न्यूक्लियोफाइल के पास ऑप्शन हो, ठीक है, कि वो SN-NGP दे सकता है, SN1 या SN2 दे सकता है और SN2AR भी दे सकता है, उस केस में आप सबसे पहले SN-NGP कराइएगा। अगर फिर भी आपके पास, ठीक है, बच गया न्यूक्लियोफाइल तो आप SN1 SN2 कराइएगा, और फिर भी बच गया तो
SN2AR कराइएगा। ठीक है, तो अगर तीनों ऑप्शन हो तो सबसे पहले आपको SNNGP सोचना है, फिर SN1 या SN2, और सबसे लास्ट में SN2AR सोचना रहेगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे देखा जाए तो कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लिया जाए। फर्स्ट क्वेश्चन सेज कंपेयर द रेट ऑफ SN2AR। ठीक है, SN2AR के रेट के संदर्भ में हमने क्या समझा कि लीविंग ग्रुप को तो सेकेंड फास्ट स्टेप में बाहर निकलना है, तो हेलोजन जो है वो मेरा सेकेंड फास्ट स्टेप में बाहर निकल रहा है, तो लीविंग ग्रुप एबिलिटी नहीं देखना है, देखना है कि कहां पे हेलोजन जो है वो ज्यादा -I एक्सर्ट करके इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्रिएट कर पाएगा, ताकि फर्स्ट स्लो स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो पाए। और हमें पता है कि रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी होती है, एरिल फ्लोराइड की, फिर क्लोराइड की, फिर ब्रोमाइड की, और अंत में आयोडाइड की। ये ऑर्डर उल्टा है जो आप SN1 SN2 में देखते हैं। ठीक है, उसका अपोजिट है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला हम लोग देखा जाए, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अवेलेबल होगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, उतना ज्यादा माइजनहाइमर इंटरमीडिएट स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर 3-3 नाइट्रो ग्रुप लगा हो ऑर्थो पैरा पे तो सबसे बढ़िया, उससे खराब होगा कि अगर सिर्फ 2 ही नाइट्रो ग्रुप लगा है, उससे भी खराब होगा अगर 1 ही नाइट्रो ग्रुप लगा है ऑर्थो या पैरा पे, और अगर मेटा पे नाइट्रो ग्रुप लगा है तो ये तो कोई खास फर्क, ठीक है, ला नहीं पाएगा। ठीक है, माइजनहाइमर को स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विल बी अगेन A, B, C and D। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये आपके पास सबस्ट्रेट है, ठीक है, और इसका आप रिएक्शन करा रहे हैं अलग अलग न्यूक्लियोफाइल से। ठीक है, अलग अलग न्यूक्लियोफाइल, और अगर आप बेस की तरह उसको देखें तो आप pKb वैल्यूज भी आपको दी है। ठीक है, तो आपको खैर यहाँ बेस का काम नहीं लेना है, न्यूक्लियोफाइल का काम लेना है। आपको SN2AR रिएक्शन सोचना है। ठीक है, क्यों ऐसा सोच सकते हैं आप, क्योंकि ये देखो ये रिंग जो है वो डीएक्टिवेटेड है, इस पे 2-2 नाइट्रो ग्रुप लगे हुए। अच्छा, ये नाइट्रो ग्रुप जो लगे हैं ये किस हेलोजन को बाहर निकालने में मदद करेंगे, फ्लोरीन को या क्लोरीन को? तो जवाब है फ्लोरीन को। क्यों? क्योंकि अगर ये बाहर निकला तो ये देखिए ये फ्लोरीन के रेस्पेक्ट में ये नाइट्रो ऑर्थो और ये वाला पैरा पे लगा है। ठीक है, इस क्लोरीन के रेस्पेक्ट में तो दोनों नाइट्रो मेटा पे हो गए। ठीक है, तो अगर आप क्लोरीन को सोचो कि क्लोरीन वाले कार्बन पे अटैक करा दो अगर, तो जो माइजनहाइमर इंटरमीडिएट बनेगा उसको तो नाइट्रो अपना -M से स्टेबलाइज कर ही नहीं पाएगा। यानी जो भी आपका न्यूक्लियोफाइल है वो कहां अटैक करेगा, इस फ्लोरीन वाले कार्बन पे। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि फ्लोरीन अपने -I की वजह से भी यहां डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट कर रहा होगा। ठीक है, ताकि न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक कर पाए। तो 2 बातें यहां हमने समझी, फ्लोरीन अपने -I से, ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव ले आ रहा होगा, इस कार्बन पे थोड़ा सा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा ये, ताकि न्यूक्लियोफाइल अटैक कर पाए। साथ ही साथ और ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि यहां से बनने वाला माइजनहाइमर इंटरमीडिएट जो है उसको नाइट्रो ग्रुप अपने -M इफेक्ट से स्टेबलाइज कर रहा होगा। अब अलग अलग न्यूक्लियोफाइल दिया है, सिंपली आपको क्या करना है, ये वाला फ्लोरीन इसको निकाल दीजिएगा और न्यूक्लियोफाइल लगा दीजिएगा। ठीक है, तो इन दिस केस आंसर विल बी यहां OET लग गया। ठीक है, ये क्लोरीन एज इट इज छोड़ दिया मैंने, ये दोनों नाइट्रो यहां पे। ठीक है, ये क्लोरीन एज इट इज रहेगा, ये फ्लोरीन हटा के यहां NH2 लगा दूं मैं। ठीक है, अमोनिया से आप सोचेंगे वर्किंग न्यूक्लियोफाइल विल बी NH2-। ठीक है, ये वर्किंग न्यूक्लियोफाइल है, यहां से वर्किंग न्यूक्लियोफाइल विल बी PHNH-। ठीक है, एक्चुअली अटैक तो यही करेगा, प्रोटोनेटेड स्पीशीज बनेगी, फिर उसका डीप्रोटोनेशन सोचना होगा आपको। ठीक है, या सिंपली एक स्टेप में मुझे आंसर लिखना है तो मैं ये जानूं कि मैं वर्किंग न्यूक्लियोफाइल बना दूंगा, अमोनिया से NH2- और एनिलीन से PHNH-। ठीक है, और उसको यहां लगा दूंगा फ्लोरीन की जगह।
बाकी जो भी चीज है एज इट इज। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात यहां क्या है कि आप क्लोरीन को नहीं फ्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करिएगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि भले ही आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ETO- हो, उससे थोड़ा कमजोर अमोनिया हो, या बहुत कमजोर एनिलीन हो। ठीक है, एनिलीन में लोन पेयर रिंग पे डीलोकलाइज होगा, ये कमजोर बेस कमजोर न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, तो आपके पास कमजोर से कमजोर न्यूक्लियोफाइल भी है तो भी वो SN2AR दे पाया, क्योंकि दो दो नाइट्रो ग्रुप लगने की वजह से ये रिंग काफी डीएक्टिवेटेड है। ठीक है, क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है। ठीक है, ज्यादा जरूरी है कि हम नाइट्रो के -M की चिंता करें। ठीक है, क्लोरीन ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर सकता है। ठीक है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नाइट्रो के मुकाबले इसको नेग्लेक्ट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, उसकी बात छोड़ सकते हैं। आगे चला जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। यहां देखिए 3 फ्लोरीन लगे हुए हैं। ठीक है, और आपको कह रहा है कि आप SN2AR कराइए। ठीक है, SN2AR का मतलब है किसी एक फ्लोरीन को हटा के न्यूक्लियोफाइल को लगाइए। कौन सा फ्लोरीन है हटेगा? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये बीच वाला फ्लोरीन ये वाला हटाइएगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप फ्लोरीन, ठीक है, वो स्टेबलाइज कर पाएगा माइजनहाइमर कॉम्प्लेक्स को, और रिएक्शन फाइनली आपको ये दिखेगा कि ये फ्लोरीन हटा के आपने न्यूक्लियोफाइल लगाना है। ठीक है, यहां पे देखा जाए CF3 भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसका -H इफेक्ट होता है। ठीक है, ठीक है, तो इसको कहेंगे, इसका -M इफेक्ट है ड्यू टू रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, इसीलिए इसको कहते हैं -H। ठीक है, और यहां पे ये क्लोरीन हटा दिया जाएगा और यहां न्यूक्लियोफाइल लगा दिया जाएगा। ठीक है, आपको ये बात जानना है कि हमेशा जो है SN2AR इप्सो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ही देता है। जो सा हटाइएगा, जहां से आप लिविंग ग्रुप हटाइएगा, वहीं पे आपको दिखेगा न्यूक्लियोफाइल लगते हुए। ठीक है, इनफैक्ट होता क्या है कि पहले न्यूक्लियोफाइल जाके ऐड हो जाता है, बाद में ना ये फ्लोरीन निकलता है। ठीक है, तो पहले एडिशन बाद में एलिमिनेशन होता है। यहाँ पे आगे चला जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक इक्विवेलेंट OH- का दिया है, और ये वाला क्लोरीन देखिए क्या ये एक्टिवेटेड है, क्योंकि इसके ऑर्थो पे NO2 लगा है। यहां से आप रिएक्शन सोच सकते हैं SN2AR। ठीक है, और ये वाले को देखिए, यहां पे आप क्या सोच सकते हैं, ये बेंजाइलिक, ठीक है, क्लोराइड है, बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइलिक पोजीशन पे अगर ये क्लोरीन लगा हुआ है तो यहां आप SN2 सोच सकते हैं, SN1 भी सोच सकते हैं। ठीक है, ये 1 डिग्री भी है तो SN2, और बेंजाइलिक है, कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा इसलिए SN1 भी। अब SN1 SN2 के मुकाबले SN2AR स्लो रिएक्शन है, और अगर एक ही इक्विवेलेंट OH- का है, यानी आप क्या कराइएगा, इस पोजीशन पर रिएक्शन कराइएगा, SN2AR मत कराइएगा, एंड द प्रोडक्ट विल बी, ये क्लोरीन को एज इट इज मैंने रहने दिया और यहां मैंने OH लगा दिया। ठीक है, तो आप बेंजाइल क्लोराइड के डेरिवेटिव से बेंजाइल अल्कोहल डेरिवेटिव बना लीजिएगा। ठीक है, इस वाले क्लोरीन को नहीं हटाइएगा, SN2AR नहीं कराइएगा। अगला देखा जाए, यहां पे भी आपको दिखाई देगा, ये फ्लोरीन हटा के आप SN2AR सोच सकते हैं, या आप इस क्लोरीन को हटा के SN1 सोच सकते हैं। ठीक है, आपको दिख रहा है कि यहां वाटर दिया है, कमजोर न्यूक्लियोफाइल। SN2AR को भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए, क्योंकि वहां देखिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, वो स्टेप में आपका न्यूक्लियोफाइल दिखता था। ठीक है, तो SN2AR का अगर आप रेट इक्वेशन देखेंगे तो वहां ARX दिखेगा और न्यूक्लियोफाइल भी दिखेगा। तो इसका मतलब है SN2AR को स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इन लार्ज कंसंट्रेशन पसंद है, लेकिन यहां पे तो आपके पास कमजोर न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, अच्छा ये वाला 3 डिग्री है,
तो ये बेंजाइलिक पोजीशन पे लगा तो जरूर है क्लोरीन, लेकिन ये 3 डिग्री कार्बन है, इसीलिए यहाँ SN2 नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ SN2 नहीं होगा। ठीक है, बनने वाला कार्बोकेटाइन स्टेबल है, वीक न्यूक्लियोफाइल भी है। कुल मिला के आपको क्या सोचना है कि SN1 रिएक्शन करा दें, SN2AR को रहने दें। एज इट इज फ्लोरीन को यहीं छोड़ दिया, ये नाइट्रो, और यहाँ OH लगा दिया मैंने। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया। आगे चला जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन से कंपेयर द रिएक्टिविटी फॉर SN2AR। ठीक है, तो SN2AR में अगर मुझे रिएक्टिविटी को कंपेयर करना है तो मुझे स्टेबिलिटी ऑफ माइजनहाइमर इंटरमीडिएट सोचना चाहिए। बेसिकली न्यूक्लियोफाइल को ले आए, न्यूक्लियोफाइल को अटैक करा दें, जहां ये हेलोजन लगा है इस बॉन्ड को तोड़ दें, या इस न्यूक्लियोफाइल को ले जाइए और अटैक कराइए उस जगह पे जहां पे आपका हेलोजन लगा हुआ है, और इस बॉन्ड को तोड़ दीजिए। यहाँ जो आपको इंटरमीडिएट दिखाई देगा, माइजनहाइमर इंटरमीडिएट, दिस विल बी X, दिस विल बी न्यूक्लियोफाइल, निगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे है। ठीक है, और यहाँ पे ये निगेटिव चार्ज कार्बन पे है। निगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन इलेक्ट्रोनिगेटिव नाइट्रोजन। कार्बन के मुकाबले नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, उसका निगेटिव चार्ज एकोमोडेटिंग कैपेसिटी बेटर है, और इसीलिए ये माइजनहाइमर इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है, रिएक्टिविटी भी इसका ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो हमें समझ में आया कि अगर मैं पाइरिडीन का डेरिवेटिव लूं, ठीक है, तो पाइरिडीन का डेरिवेटिव वो ज्यादा रिएक्टिव होगा अगर मैं बात करूं बेंजीन का हेलोजन डेरिवेटिव से। ठीक है, आगे चला जाए, और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेकंड मैकेनिज्म, बेंजाइन मैकेनिज्म। ठीक है, बेंजाइन मैकेनिज्म को हम लोग एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं। एलिमिनेशन एडिशन क्यों? क्योंकि पहले एलिमिनेशन होगा फिर एडिशन होगा। देखिए ये SN2AR का अपोजिट ऑर्डर है। SN2AR में पहले एडिशन फिर एलिमिनेशन, बेंजाइन में पहले एलिमिनेशन फिर एडिशन। एलिमिनेशन जो होगा वो E1CB मैकेनिज्म से होगा, और उसके बाद सिंपल आपके पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होने जा रहा है। ठीक है, अब कैसे हमको पता चला कि SN2AR के अलावा कोई और भी मैकेनिज्म होता है? ठीक है, इस बात का हमको कैसे पता चलेगा? लेट्स से मैं क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन कराता हूं KNH2 के साथ इन NH3 सॉल्वेंट, तो अमोनिया सॉल्वेंट रखा है। ठीक है, और आपने सोडामाइड या पोटेशियम के साथ NH2- ये आपने लिया है रिएजेंट, और रिएक्शन करा रहे हैं -30 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ध्यान दीजिएगा SN2AR जो है उसको स्लाइट हीटिंग रिक्वायर्ड थी। ठीक है, आप देखिए जब तक आपने दोनों ऑर्थो और पैरा तीनों जगह जब तक नाइट्रो नहीं लगाया, उस केस में वो 35 डिग्री पे हो रहा था, अदरवाइज 100 डिग्री, 150 डिग्री, 170 डिग्री, 200 या 350 पे रिएक्शन हो रहे थे। ठीक है, तो आप देखेंगे SN2AR एलिवेटेड टेम्परेचर पे होता है, ये तो -30 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो पहला बात यही है कि आपका रिएक्शन हो रहा है -30 डिग्री सेंटीग्रेड पे। दूसरा चीज आपको दिखाई देगा कि ये जहां से क्लोरीन हटा, न सिर्फ वहां NH2 लगा बल्कि उसके बगल में भी लग गया। ठीक है, अगर जहां क्लोरीन हटा है वहीं पे NH2 लगा तो इसको हम लोग कहेंगे इप्सो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, और उसके जस्ट बगल के कार्बन पे लगा तो इसको हम लोग कहा जाएगा सिने सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहां मुझे क्या देखने को मिला कि NH2, ठीक है, उससे सब्स्टिट्यूट कर दिया क्लोरीन को, इप्सो प्रोडक्ट भी बनाया, सिने सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट भी बनाया। लेकिन ये बात ध्यान रखिए, अगर इस पोजीशन के रेस्पेक्ट में बात करूं तो यहां ऑर्थो पे सब्स्टिट्यूशन हो गया लेकिन मेटा पे नहीं हुआ। ठीक है, दिस इज नेवर फॉर्म्ड। ठीक है, तो ये एक और अलग बात थी। तो कैसे हम लोग इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे? तो इसके लिए नए मैकेनिज्म की जरूरत थी, और वो मैकेनिज्म है बेंजाइन मैकेनिज्म। देखा जाए बेंजाइन मैकेनिज्म में हो क्या रहा है, तो बेंजाइन मैकेनिज्म इज
एलिमिनेशन एडिशन, यानी सबसे पहले आपको बात करनी है एलिमिनेशन की, और एलिमिनेशन हो कैसे रहा है, E1 CB से एलिमिनेशन कराना है। ठीक है, E1 CB आपको ध्यान होगा यहाँ लीविंग ग्रुप पहले निकलने को तैयार नहीं होता है, पहले बेस आता है स्ट्रॉन्ग बेस और वो प्रोटॉन खींच के ले जाता है, कार्बन आयन जो है वो लीविंग ग्रुप को बाहर निकालता है क्योंकि लीविंग ग्रुप पुअर है। देखा जाए यहाँ ऐसा ही हो रहा है क्या, स्ट्रॉन्ग बेस NH2- आया और उसने ये हाइड्रोजन को प्रोटॉन की तरह बाहर निकाल लिया। ठीक है, तो ये NH2- आएगा और ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव कर गया। ठीक है, पहले इस कार्बन पे देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन और अब इस कार्बन आयन ने इस लीविंग ग्रुप को बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन मूव किया इधर और यहां जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था वो लेके क्लोरीन बाहर चला गया। ठीक है, -Cl-, और बन क्या गया आपके पास, यू विल गेट बेंजाइन इंटरमीडिएट। ये जो बेंजाइन बना है ये स्टेबल नहीं होता। वजह क्या है यहाँ कि यहाँ ये जो तीसरा बॉन्ड आपको दिख रहा है ये बेसिकली sp2 ऑर्बिटल के ओवरलैप से बना है। ठीक है, तो ये pp ऑर्बिटल के ओवरलैप से नहीं बनता है, ये sp2 ऑर्बिटल के ओवरलैप से बनता है और ऐसा ओवरलैप कमजोर ओवरलैप होता है। ठीक है, और यही वजह है कि ये बेंजाइन स्टेबल नहीं होता है। ये बात समझिए कि ये pp ऑर्बिटल के ओवरलैप से क्यों नहीं बना। अगर ये p ऑर्बिटल के ओवरलैप से बना होता, इन दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अगर sp हो जाता, ठीक है, तो बॉन्ड एंगल कितना होना पड़ता, 180 डिग्री। ठीक है, और फिर 6 साइड का रिंग ही नहीं बन पाता। ठीक बात है, इसीलिए हम कहते हैं कि ये p ऑर्बिटल के ओवरलैप से नहीं, sp2 ऑर्बिटल के ओवरलैप से बना है, कमजोर ओवरलैप है, बेंजाइन इसीलिए अनस्टेबल है। अब ये बेंजाइन अनस्टेबल है इसीलिए इस पे न्यूक्लियोफिलिक सॉल्वेंट अटैक कर देगा। ध्यान दीजिएगा, यहां NH2- जो है वो काम कर रहा है बेस की तरह। ठीक है, हाइड्रोजन खींचने का काम आ रहा है और न्यूक्लियोफाइल की तरह कौन बिहेव कर रहा है, सॉल्वेंट बिहेव कर रहा है। NH2- क्यों नहीं बिहेव कर रहा है न्यूक्लियोफाइल की तरह, तो वजह इसका यह है कि सॉल्वेंट अमोनिया बहुत ज्यादा है। ठीक है, NH2- का अगर हम कंसंट्रेशन बोलें तो ये बहुत कम है सॉल्वेंट के अमोनिया के मुकाबले। ठीक है, तो अटैक कौन करने जाएगा, सॉल्वेंट अमोनिया। अब ये सॉल्वेंट अमोनिया अटैक कर सकता है इस कार्बन पे या ये अटैक कर सकता है इस कार्बन पे। इसको तो दोनों एक ही जैसे दिख रहे हैं। हालांकि स्टार्टिंग में हमने ये वाला कार्बन जो है ये कार्बन 14 लिया था। ठीक है, ये वाला कार्बन 14 लिया हुआ है। ठीक है, तो आपको दिखेगा कि अगर इस पे अटैक होगा तो मुझे अलग प्रोडक्ट दिखाई देगा, इस पे अटैक होगा तो अलग दिखाई देगा। तो ये कार्बन 14 पे भी अटैक कर सकता है और नॉर्मल कार्बन 12 पे भी अटैक कर सकता है। लेट्स से अगर कार्बन 14 पे अटैक किया तो क्या होगा, तो अमोनिया अपना लोन पेयर यहाँ बॉन्ड बनाने के लिए लिया तो नाइट्रोजन पे प्लस आ गया और ये वाला पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप मूव कर देंगे दूसरी तरफ तो इस वाले पे निगेटिव आ गया। ठीक है, तो यहाँ निगेटिव और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव एंड देन देयर विल बी H+ रीडिस्ट्रीब्यूशन, H+ यहां से निकल के यहां लग जाएगा। ठीक है, ये भी हो सकता था कि ये जो नाइट्रोजन है ये अटैक करता नॉर्मल कार्बन पे, उस केस में क्या होगा। ठीक है, ऐसा दिखाई देगा आपको, रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद ऐसा दिखाई देगा। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ जो अमोनिया है वो अटैक कर सकता है इस कार्बन को भी, कार्बन 12 को भी और इस कार्बन 14 को भी, और दोनों के बराबर चांसेस हैं। ठीक है, इसीलिए आपको इप्सो प्रोडक्ट और सिने प्रोडक्ट दोनों मिलेगा। यू विल गेट दिस इन 1:1 रेशियो। ठीक है, तो यहां देखिए हमारा ऑब्जर्वेशन ये था कि इप्सो और सिने सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट दोनों बने हैं इन द प्रोडक्ट रेशियो क्या है 1:1, यानी जितना इप्सो उतना ही सिने। अब आपको समझ में आया कि जितना इप्सो उतना ही सिने क्यों है, क्योंकि जब बेंजाइन बन गया, ठीक है, बेंजाइन बन गया तो कार्बन 12 कार्बन 14 दोनों इक्वली लाइकली है कि उस पर अमोनिया का अटैक हो। ठीक है, और इसीलिए ये दोनों ही प्रोडक्ट इक्वल रेशियो में बना है, जितना इप्सो सब्स्टिट्यूटेड उतना ही सिने सब्स्टिट्यूटेड। इप्सो का मतलब फिर से आपको बता दें, इप्सो का मतलब है कि जहां से क्लोरीन निकला, जहां से ये क्लोरीन निकला वहीं पे आपको आने वाला न्यूक्लियोफाइल दिखे, और सिने सब्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या है, उसके बगल वाले पे दिखे। ठीक है, आगे चला जाए।
इसके बारे में कुछ और हम लोग जो बातें किए हैं उसको रिकैप कर लिया जाए जल्दी से। तो ये 2 स्टेप का रिएक्शन है, ठीक है। 2 स्टेप हम लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहला स्टेप हम लोग एलिमिनेशन और दूसरा जो है एडिशन मानते हैं। तो स्टेप 1 जो कि एलिमिनेशन स्टेप है, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, इट हैपेंस बाय इवन सीबी मैकेनिज्म। आप ध्यान दीजिएगा इवन सीबी खुद ही 2 स्टेप का है, ठीक है। तो फिर भी हम लोग पूरा का पूरा एलिमिनेशन स्टेप 1 कहते रहे हैं। तो स्टेप 1 इज एलिमिनेशन इवन सीबी, जिसमें क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस रिमूव्स द प्रोटॉन एंड कार्बन आयन एलिमिनेट्स द X माइनस लिविंग ग्रुप को, ठीक है। तो Lg माइनस बाद में बाहर निकल रहा है टू फॉर्म द बेंजाइन इंटरमीडिएट। तो पहले आप देखिए कि इस एलिमिनेशन में पहले बीटा हाइड्रोजन निकला और फिर लिविंग ग्रुप निकला, ठीक है, कार्बन आयन इंटरमीडिएट बना, ये इवन सीबी है। अगला पॉइंट बात किया जाए, एक बार आपके पास बेंजाइन इंटरमीडिएट बन गया, अब क्या होगा, देन देयर विल बी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ठीक है, ADN। तो स्टेप 2 जो है इट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक सॉल्वेंट एड्स टू द बेंजाइन, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, एट लास्ट देयर इज प्रोटॉन रिडिस्ट्रीब्यूशन टू गिव द प्रोडक्ट, ठीक है। और प्रोडक्ट क्या होगा, इट कैन बी इप्सो और इट कैन बी सिने सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, ठीक है। इप्सो भी बन सकता है और सिने सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट भी बन सकता है। अब बात की जाए हाउ टू डिटरमाइन द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, इप्सो सब्स्टिट्यूटेड वाला या सिने सब्स्टिट्यूटेड वाला, ठीक है। किस केस में, ठीक है, आपने देखा अगर आप केवल क्लोरोबेंजीन लेंगे तो इप्सो और सिने दोनों 1:1 रेशियो मिलेगा। कब ये बात उठेगी कि इप्सो मेजर या सिने सब्स्टिट्यूटेड वाला मेजर, ये बात होगी जब आपके पास सब्स्टिट्यूटेड हेलोएरीन है, यानी हेलोएरीन पे कोई और भी ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। और इसके लिए हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि जो आपका ग्रुप प्रेजेंट है वो प्लस माइनस आई इफेक्ट कैसा इफेक्ट लगाता है। सो लुक एट द प्लस और माइनस आई इफेक्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। इस बात को अब हम लोग समझा जाए क्या कह रहे हैं। देखिए आपको समझ में आएगा कि स्टेप 1 के बाद आफ्टर इवन सीबी, ठीक है, आफ्टर इवन सीबी आपको ये बेंजाइन लेट से मिल गया, ठीक है, ये बेंजाइन मिल गया। अब इस बेंजाइन पे न्यूक्लियोफिलिक सॉल्वेंट को अटैक करना है। लेट अस टेक न्यूक्लियोफिलिक सॉल्वेंट अमोनिया। अब ये अमोनिया अटैक कर सकता है इस कार्बन पे भी और इस कार्बन पे भी, ठीक है। ये इसने अगर अटैक किया लेट से इस कार्बन को हम कहें पैरा कार्बन पे, तो अगर सॉल्वेंट ने अटैक किया पैरा कार्बन पे तो निगेटिव चार्ज यहां चला गया, और अगर ये अटैक करेगा मेटा कार्बन को तो निगेटिव चार्ज यहां चला जाएगा। अब ये जो सब्स्टिट्यूएंट लगा है ये इस कार्बन आयन को, रिंग पे निगेटिव चार्ज जो है उसको स्टेबलाइज कर सकता है। कैसे स्टेबलाइज कर सकता है, थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट। क्यों इसको स्टेबलाइज नहीं कर सकता थ्रू मेसोमेरिक इफेक्ट, क्योंकि ये जो p ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, रिंग के, उनके ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। हमने बात किया था कि क्यों pH माइनस में रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं होता, pH माइनस में, pH प्लस में भी या pH डॉट में भी, ठीक है। तो हम ये बात पहले ही कर चुके हैं। यहां इस कार्बन पे जो निगेटिव चार्ज है वो रेजोनेंस से डीलोकलाइज नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जिस ऑर्बिटल में है वो ये जो एरोमेटिसिटी के लिए जो p ऑर्बिटल्स हैं उनके परपेंडिकुलर है। p ऑर्बिटल्स अगर ऐसे हैं तो ये उस प्लेन में है, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर है। यही वजह है कि आप यहाँ पे नहीं देखेंगे प्लस माइनस एम इफेक्ट, आप क्या देखेंगे, प्लस या माइनस आई इफेक्ट। तो अगर सब्स्टिट्यूएंट का माइनस आई इफेक्ट है, अगर माइनस आई इफेक्ट है तो सब्स्टिट्यूएंट चाहेगा निगेटिव चार्ज उसके पास में हो, ठीक है। तो अगर इफ सब्स्टिट्यूएंट हैज माइनस आई इफेक्ट तो आपको दिखाई देगा ये पैरा वाला जो है वो मेजर हो गया, ठीक है। और अगर सब्स्टिट्यूएंट का प्लस आई इफेक्ट है तो ये खुद ही इलेक्ट्रॉन रिंग पे भेज रहा है, ये चाहेगा निगेटिव चार्ज जितना इससे दूर रहे, ठीक है। अगर माइनस आई इफेक्ट होगा तो निगेटिव चार्ज को ये स्टेबलाइज कर पाएगा, प्लस आई होगा तो इस निगेटिव चार्ज से इसको परेशानी रहेगा, ये कहेगा ठीक है हमसे तुम जितना दूर रहो निगेटिव चार्ज उतना बढ़िया। तो अगर सब्स्टिट्यूएंट हैज प्लस आई इफेक्ट इन दैट केस मेटा इज मेजर, ठीक है।
ये पॉइंट समझ में आया। अब यहां से हम ये नहीं बता पाएंगे कि आपको सिने मेजर मिलेगा या आपको इप्सो मेजर मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये बेंजाइन कैसे बना है। अरे क्लोरीन या जो भी आपका हेलोजन था वो यहां था या यहां था, कौन सा हेलोजन हटा के आपने ये बेंजाइन बनाया है, ये बात तो हमने की ही नहीं। ठीक है, तो आपको केस बाय केस समझना पड़ेगा। ठीक है, कि इप्सो मेजर होगा या सिने मेजर होगा, लेकिन आपको ये जरूर पता होगा, ठीक है, कि अगर सब्स्टिट्यूएंट का प्लस आई इफेक्ट है तो कैसे प्रोडक्ट आपको सोचना है, और अगर माइनस आई इफेक्ट है तो कैसे सोचना है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट देखा जाए कुछ क्वेश्चंस में अप्लाई करके। क्वेश्चन देखिए, ठीक है, राइट द मेजर प्रोडक्ट। ट्राई कर लीजिए आप वीडियो पॉज करके यहां पे। ठीक है, ए और बी, उसके बाद आपको ट्राई करना है सी और डी। ठीक है, और फिर ट्राई करना है आपको ई और एफ। ध्यान दीजिएगा, एफ में हम लोग कुछ बात कर रहे हैं, ये देखिए ये फ्यूरॉन है, और यहां बात कर रहे हैं इंटरमीडिएट की। कौन सा इंटरमीडिएट बनता है बेंजाइन में? तो नाम ही है उसका बेंजाइन। ठीक है, तो मैकेनिज्म का नाम ही इंटरमीडिएट के नाम पे पड़ा है, तो बेंजाइन बना होगा, यहां फ्यूरॉन दिया है। ये कोई ऐसा रिएक्शन है जो आप पढ़ चुके हो? देखो आपको स्ट्राइक करता है कि नहीं कि ये डायल्सेल्डर रिएक्शन है। बना के देखिए आप ये क्वेश्चंस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपने क्वेश्चन ट्राई कर लिया तो वीडियो आगे प्ले करिए, हम लोग डिस्कशन शुरू किया जाए। ठीक है, सबसे पहले देखा जाए ए और बी को। ठीक है, यहां देखा जाए ये जो CH3 है इसका इफेक्ट कैसा है? प्लस आई इफेक्ट है। ये जो CF3 है इसका इफेक्ट कैसा है? तो माइनस आई इफेक्ट है। ठीक है, आगे चला जाए, यहां OCH3 जो लगा है, ऑक्सीजन है इसके अंदर, माइनस आई इफेक्ट है। ध्यान दीजिएगा, हम मीजोमेरिक इफेक्ट की यहां बात ही नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट में इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, CH3 अगेन प्लस आई इफेक्ट। आगे चला जाए, नेक्स्ट, दिस OCH3 हैज माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखा जाए, ए पार्ट को। सबसे पहले क्या होगा, यहां जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन चाहिए, हाइड्रोजन जो आपका मन हो उसको ये NH2 माइनस E1CB के थ्रू बाहर लेता जाएगा एंड यू विल गेट बेंजाइन इंटरमीडिएट। ठीक है, तो ये बेंजाइन इंटरमीडिएट आपको मिल जाएगा। अब इस बेंजाइन इंटरमीडिएट में देखिए अमोनिया अगर अटैक करे, ठीक है, इस कार्बन पे अटैक करेगा तो क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा इस साइड, तो माइनस यहां जाएगा, और क्योंकि CH3 का प्लस आई इफेक्ट है तो ये निगेटिव चार्ज उससे दूर रहना चाहता है। ठीक है, एंड यू विल फॉर्म दिस मोर स्टेबल कार्बन आयन। निगेटिव चार्ज आपने यहां रख दिया। ठीक है, यहां पे NH3 प्लस आप सोच लें। ठीक है, अमोनिया ने अटैक कर दिया एंड दिस इज CH3। ठीक है, देयर विल बी H प्लस रीडिस्ट्रीब्यूशन, और फाइनली आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है, मेजर प्रोडक्ट होगा ये वाला। तो ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ये हमने कैसे डिसाइड किया, ये निगेटिव चार्ज को CH3 से दूर रख के। ठीक है, क्योंकि CH3 का प्लस आई इफेक्ट है। अगला देखा जाए, यहां पे भी आप बेंजाइन सोच लेंगे, मैं क्वेश्चन में ही मिटा के बनाता चलता हूं। ठीक है, इतना ज्यादा मेहनत करके क्या फायदा। ये क्लोरीन हटा दिए, ये बना दिए बेंजाइन। अब ये NH2 माइनस का काम हो गया। ठीक है, अमोनिया को अटैक करना है। अमोनिया को अटैक करना है ऐसे कि निगेटिव चार्ज जो है वो माइनस आई इफेक्ट वाले CF3 के पास चला जाए, यानी ये अटैक करेगा यहाँ पे पैरा पोजीशन पे। ठीक है, एंड द मेजर प्रोडक्ट विल बी, यही लग गया अमोनिया, और उससे NH, फाइनली हम लोग वर्किंग न्यूक्लियोफाइल NH2 माइनस को सोच लें। ठीक है, CF3। तो इस केस में देखिए क्लोरीन कहां लगा था, क्लोरीन लगा था इस कार्बन पे। ठीक है, जिस कार्बन पे क्लोरीन लगा था क्या उसी पे ये NH2 आया है? जवाब है नहीं, उस पे तो नहीं आया है। यहाँ पे सीने सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आपने मेजर कहा है, और यहाँ जहां क्लोरीन था पहले शुरू में, ठीक है, यहाँ क्लोरीन था, वहीं आपने NH2 को लगाया है, यानी दिस इज
इप्सो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहां इप्सो वाला मेजर है, यहां सीने वाला मेजर है। आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन देखा जाए। फिर से यहां बेंजाइन बना दिया जाए, सो बेंजाइन विल बी दिस इज OCH3। ठीक है, और जब आप यहां अमोनिया का अटैक कराइएगा तो बेसिकली आप यहां पे कराइएगा ताकि निगेटिव चार्ज यहां जाए जो कि ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, फाइनली सारे स्टेप्स के बाद द प्रोडक्ट विल बी NH2 आपको यहां दिखाई देगा। ठीक है, आपको यहां पे कैसा प्रोडक्ट मिला, तो अगेन इप्सो मिला है। इस क्वेश्चन में देखा जाए तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग बनाएंगे बेंजाइन। ठीक है, CH3। ठीक है, और अब जब आपको अटैक कराना होगा अमोनिया का, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सॉल्वेंट का, तो आप सोचिएगा कि माइनस चार्ज को तो आपको ये CH3 से दूर रखना है क्योंकि CH3 का प्लस आई इफेक्ट है, यानी यहां अटैक कराइएगा ताकि निगेटिव इधर चला जाए। ठीक है, यहां पे माइनस और ये CH3 एक दूसरे से दूर दूर। फाइनली आपको दिखेगा प्रोडक्ट यहां पे मिला आपको, दिस इज CH3 एंड दिस इज NH2। ठीक है, क्लोरीन जहां पे था वहीं पे ये NH2 आया, सो दिस इज इप्सो। ठीक है, तो यहां पे भी इप्सो प्रोडक्ट मेजर बन गया। आगे चला जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे सबसे पहले हम लोग बेंजाइन बनाने की बात करें तो बेंजाइन कैसे बनाइएगा, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख के बेंजाइन नहीं बनाइएगा, इसमें चेंज कर लीजिएगा क्योंकि बेंजाइन बनाने के लिए आपको हाइड्रोजन निकालना होता है ना। ठीक है, इसीलिए हम ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं, हम ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे ताकि ये ब्रोमीन और ये हाइड्रोजन E1 CB से बाहर निकल जाएगा और आपको बेंजाइन मिल जाएगा। अब अगर आपको न्यूक्लियोफिलिक सॉल्वेंट का अटैक कराना है तो इसका अटैक यहां पे कराइएगा ताकि निगेटिव चार्ज जो है आपको OCH3 के पास में मिले। OCH3 का माइनस आई इफेक्ट होता है एंड यू विल गेट द फाइनल प्रोडक्ट एज। ठीक है, तो यहां आपको दिखाई दिया कि जहां ब्रोमीन था, ब्रोमीन बेसिकली OCH3 के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पे था और आपका NH2 कहां आया है, मेटा पे। सो हियर यू विल हैव सीने सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट एज द मेजर प्रोडक्ट। ये लास्ट वाला देखा जाए। सबसे पहले देखिए यहां क्या कह रहा है कि आप क्लोरोबेंजीन को, ठीक है, सोडामाइड इन अमोनिया सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट कराएं। ठीक है, बेसिकली क्या बना दें, बेंजाइन बना दें। ये बेंजाइन बना दिया आपने, इंटरमीडिएट बनाने की बात कर रहा है। ये कौन सा इंटरमीडिएट, बेंजाइन। और ये बेंजाइन और ये फ्यूरॉन। ठीक है, ये देखिए 1 2 3 4 एंड दिस इज 5 and 6। क्या आपको ये डायल्सेल्डर रिएक्शन समझ में आया? ये जरूरी है कि आपको डायल्सेल्डर रिएक्शन स्ट्राइक करे। ठीक है, नहीं तो बात नहीं बनेगा एग्जाम में। ठीक है, स्ट्राइक करना आपको जरूरी है और अगर एक बार आपको स्ट्राइक कर गया तो फिर तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, सो दिस विल बी तो 6 साइड का रिंग बनना है, 1 2 3 4 5 and 6। 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड बनना है। ठीक है, और 1 और 4 को इस ऑक्सीजन के थ्रू कनेक्ट भी कर दीजिएगा। तो दिस विल बी द फाइनल आंसर। डायल्सेल्डर में कौन कौन सा पाई बॉन्ड टूट जाएगा, तो देखिए ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड टूट गया। 3 पाई बॉन्ड आप तोड़ देंगे और 2 नए सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे और 1 पाई बॉन्ड बनाएंगे। जो 2 नए सिग्मा बॉन्ड बने हैं, एक ये है 1 और 6 के बीच में, एक है ये, ठीक है, 4 और 5 के बीच में, और एक नया पाई बॉन्ड बना है 2 और 3 के बीच में। तो 3 पाई बॉन्ड तोड़िएगा, 2 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड नया बनाइएगा। सो दिस इज द डायल्सेल्डर प्रोडक्ट। विथ दिस वी एंड फॉर टुडे। और इसी के साथ साथ हम लोगों का ये जो चैप्टर है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, थैंक यू।